हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है जीवों में शोषण। यह चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए आज ये लेक्चर फर्स्ट है, क्योंकि एक दिन में ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। लगभग 2-3 लेक्चर इसका जा सकता है। ये लेक्चर पहला है, आइए इसमें समझते हैं। तो चैप्टर का नाम है जीवों में शोषण। शोषण का मोटा मोटी मतलब होता है सांस लेना। क्या होता है? सांस लेना। कोई भी जीव, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी, मछली, ठीक ना, कीड़े मकोड़े, सभी अपना सांस कैसे लेते हैं, इन चैप्टर में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो दिया, बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। ठीक ना, एक बूझो है, ठीक ना, जो किससे मिलना चाह रहे थे? दादा दादी से। उसके दादा दादी जी ना 1 साल के बाद कहाँ आ रहे थे? उसके पास शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। ना, जिस बस स्टॉप से वो आना चाहते थे, जिस बस से वो आ रहे थे, बस स्टॉप में जाके उसका स्वागत, ये वेलकम करना चाहते थे। इसलिए वह भागता हुआ और कुछ ही मिनटों में बस स्टॉप पहुंच गया। खटाखट तैयार हुआ, ठीक ना, इतना फास्ट में गया कि 2-3 मिनटों में, कुछ मिनटों में वो कहाँ पहुँच गया? बस स्टॉप पहुँच गया। उसकी सांस तेजी से चलने लगी थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वो हाफ क्यों रहा है? इतना फास्ट गया था, दौड़ के इतना फास्ट गया था कि वो क्या कर रहा था, ऐसे करके वो क्या कर रहा था, हाफ रहा था। ठीक ना, तो दादी तब तक आ चुकी थी वहाँ पे बस स्टॉप पे। वो पूछी कि बेटा तुम हाफ क्यों रहे हो? बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है, मतलब पूरा दौड़ता हुआ आया है कि कहीं आप लोग जो है ना, हम कि पहले निकल ना जाए, मैं आपका बस स्टॉप पे स्वागत करना चाहता हूँ। उससे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। बूझो ये समझ नहीं पा रहा था कि जब हम लोग नॉर्मल चलते हैं सांस कैसे लेते हैं? धीरे धीरे। जब दौड़ते हैं तो सांस तेजी से लेते हैं, ये हकीकत होता है ना, ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में, माइंड में पूरा घूम रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस ही क्यों लेते हैं। ठीक ना, पहले हमको समझना पड़ेगा हम सांस क्यों लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि यदि हम दौड़ते हैं या तेजी से चलते हैं तो तेजी से चलने पर हमारा सांस भी तेजी से चलता है, ऐसा क्यों? पहले यहाँ पे जो हेडिंग है, हम सांस क्यों लेते हैं, हम शोषण क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। ये पिछला चैप्टर में पढ़ा चुके ना। चैप्टर 2 में हम ये पढ़ चुके हैं कि सभी जीव जो एक छोटे इकाई से बने, बहुत ही सूक्ष्म इकाई से बने, उस सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक ना, कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। ठीक ना, जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, एक यहाँ टॉपिक यहाँ बनेगा, लिखना है। कोशिका, ये चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना, फिर भी जब यहाँ बन रहा है तो इसको लिख लो, कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका किसे कहते हैं? ठीक ना, इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। होते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। जिसे कोशिका कहते हैं। ठीक ना, सभी जीव किसके बने हैं? सूक्ष्म इकाई, मतलब बहुत ही छोटे छोटे इकाई के बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक ना, इसको स्टार देके लिखना है, कोशिका कहते हैं। उसके बाद इसमें और लिखना है एरो मार के, अब ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक ना, देखो एरो कैसे मारना है, कॉपी में देखो तुम लोग का ये पैराग्राफ होगा, लाइन है ना, एरो जो मारना है, आधा एरो देना पैराग्राफ के अंदर, आधा एरो देना पैराग्राफ के बाहर, कुछ ऐसे मारेंगे। ठीक ना, एरो दे क्या लिखना है कि कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और
क्रियात्मक इकाई है। यानी कि पूरे जीव में जो सबसे छोटी जो है ना, सबसे छोटा क्या होता है, जीव में सबसे छोटा क्या होता है, वो कोशिका होता है। सबसे छोटा क्या होता है, कोशिका होता है। इसको नोट करो। तो आगे समझेंगे, ठीक ना। तो जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है ना। हमारे अंदर जो कोशिका पाई जाती है वो हमें क्या करती है, पोषण देती है, उत्सर्जन देती है, परिवहन करती है, जनन करती है। इन सब चीज़ों को क्या करती है, हमारी मदद करती है, हमारी हेल्प करती है, ठीक ना। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक ना। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। यानी कि पोषण, उत्सर्जन, शोषण, परिवहन, जनन, इन सब काम को करने के लिए कोशिका को किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की। किसकी जरूरत है, ऊर्जा की, ठीक ना। इसके अलावा सोने में, खाने में, पढ़ने, हंसने, रोने, खेलने, इन सभी चीज़ों में किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक ना। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलते हैं, ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं, ठीक ना। क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं। मतलब हुआ तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोज जो है खाना खाने क्यों कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भोजन से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक ना। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शोषण की आवश्यकता होती है। शोषण मतलब सांस लेने की आवश्यकता है, शोषण की आवश्यकता है। शोषण के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक ना। शोषण की प्रक्रिया हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सांस लेते हैं और सांस में क्या करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं। तो पूछिएगा सांस में कौन सा गैस हम लोग अंदर लेते हैं। याद रखना, सांस में हम लोग ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं। कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। और सांस के माध्यम से किस गैस को हम लोग बाहर छोड़ते हैं, तो सांस के माध्यम से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक ना। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ली जाती है ना। हम लोग जो ऑक्सीजन जो सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो शरीर के पूरे भागों में क्या होती है, फैल जाती है और हमारे कोशिका में भी फैल जाती है, ठीक ना। कोशिका में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करते हैं। भोजन जो टूटता है, हम लोग भोजन डायरेक्ट खाते हैं, ठीक ना, तो क्या भोजन हम ऐसे ही पच जाता नहीं। ऑक्सीजन क्या करता है, भोजन को विखंडन करने में, मतलब भोजन को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक ना। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे एक कोशिकीय शोषण कहते हैं। पूछेगा एक कोशिकीय शोषण किसे कहते हैं, तो हम लोग जो ऑक्सीजन जो सांस में लेते हैं वो भोजन को तोड़ता है। क्या करता है, तोड़ता है, यानी कि विखंडित करता है, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय शोषण कहते हैं। आप लिखेंगे कोशिकीय शोषण क्या है। अब क्या लिखना, कोशिकीय शोषण जो अभी हम लोग समझे हैं, ठीक ना। इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग कोशिकीय शोषण का। कोशिका में भोजन के विखंडन, कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। इसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। तो कोशिका में जब भोजन के विखंडन में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय शोषण कहते हैं, ठीक ना। कोशिकीय शोषण कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण होता है, चाहे कोई भी जीव जंतु, ठीक ना, जानवर रहे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, इंसान, सभी में क्या होता है, कोशिकीय शोषण होता है।
कोशिका के अंदर भोजन भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाते हैं ना। यानी भोजन क्या करते हैं, दो भागों में टूटते हैं। किन किन भागों में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीजन कार्बन, तीन भाग में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है, ठीक ना। अब पूछेगा कि वायवीय शोषण क्या है। जब ग्लूकोज का, जैसे क्वेश्चन में देखा हुआ तुम लोग, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर था ना। तो वायवीय शोषण क्या है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन द्वारा होता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है। मतलब हुआ कि जब ऑक्सीजन के माध्यम से ग्लूकोज विखंडित मतलब टूटना, विखंडित मतलब टूटना। जब ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज क्या होते हैं, टूटते हैं, ग्लूकोज टूटते हैं तो यह क्या कहलाता है, वायवीय शोषण कहलाता है, ठीक ना। यानी जब ऑक्सीजन के उपयोग से ग्लूकोज टूटते हैं तो यह क्या कहलाता है, वायवीय शोषण कहलाता है। और जब ऑक्सीजन के बिना टूटते हैं यह अवायवीय कहलाता है। क्या समझे, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के होते हुए यदि ग्लूकोज टूटेगा तो यह क्या कहलाएगा, वायवीय शोषण कहलाएगा। और ऑक्सीजन के बिना जब ग्लूकोज टूटेगा ये क्या कहलाएगा, अवायवीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवायवीय। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जब टूटेगा, टूटना यानी विखंडित होना, तो वायवीय कहलाएगा। ऑक्सीजन के बिना टूटेगा अवायवीय कहलाएगा। देखेंगे यहाँ पे वायवीय शोषण, वायवीय शोषण। ये सब ऐसा टॉपिक है ना जो कि तुमको सब क्लास में मिलेगा। मैट्रिक तक में ये वायवीय शोषण पूरा भर के है, ठीक ना। ऐसा ये टॉपिक है। सेम ये टॉपिक है, वायवीय शोषण क्या है, अवायवीय शोषण क्या है, कोशिका क्या है, वायवीय और अवायवीय में अंतर भी दिया है, ठीक है ना। दोनों में क्या अंतर है, देखो यहाँ वायवीय शोषण। तो जब ग्लूकोज का विखंडन जब हिंदी में बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक ना, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होता है ऑक्सीजन के द्वारा, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है। वायवीय शोषण कहलाता है। यानी कि जब विखंडन मतलब टूटना, जब जो है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ टूटेगा तो वायवीय शोषण कहलाएगा। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के बिना टूटेगा तो अवायवीय शोषण कहलाएगा। अवायवीय शोषण, अवायवीय। कल क्या करेंगे, यहाँ पे ओ लगा देंगे। अवायवीय शोषण ये क्या है, इसमें लिखना है जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो यह अवायवीय शोषण कहलाता है। ऑक्सीजन के साथ होगा तो वायवीय, और बिना ऑक्सीजन का होगा तो
अवायवीय, ठीक है ना। बताओ कितना आसान डेफिनेशन है। आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं ना। एक जीव है यीस्ट, क्या है? यीस्ट। यीस्ट के अलावा और भी कुछ ऐसे जीव हैं जो वायु की अनुपस्थिति, मतलब वायु नहीं भी मिलेगा ना, हवा नहीं भी मिलेगा, तब भी वो क्या रहता है? जिंदा रहता है। क्योंकि हम इंसान यदि हवा नहीं मिलेगा जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। हम इंसान को हवा चाहिए ही। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय जीव, यानी ऐसा जीव जो बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा का भी जिंदा रह जाए, उसको क्या कहते हैं? अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, जब ऑक्सीजन होता है तो ग्लूकोज किसमें टूटता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक ना। आगे अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे श्वसन क्या है। श्वसन क्या है, इस हम ये समझे कि ठीक ना, इंसान सांस क्यों लेता है, सांस क्यों लेता है। अब समझो श्वसन, ठीक है, श्वसन क्या है। तो अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए, ठीक ना। नाक को और मुंह को क्या करो? बंद कर लो। और घड़ी की ओर देखिए, उस पर किधर देखो? घड़ी की तरफ देखो, ठीक ना। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद करके रह पाएंगे? क्या समझा बात को? मुंह को बंद कर लो और नाक को भी क्या करो? बंद कर लो। घड़ी के समय को देखो और देखो बिना सांस लिए कितना देर तक तुम लोग रह सकता है, बिना सांस लिए कितना देर तक रह सकता है। कुछ समय बाद आपको कैसा महसूस होगा? कुछ समय बाद हमको बहुत ही घुटन महसूस होगा ना। ऐसा घुटन महसूस होगा कि लगता है अब हम लोग जीवित नहीं बच पाएंगे, अब हमारा अंत आ गया। आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपने सांस को रोक कर रह सके, ठीक ना। देखिए समय को नोट करो, कितना सेकंड तक तुम बिना सांस रोके क्या किया? रह पाया। अतः आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जब मुंह को मतलब बंद करेंगे, नाक को बंद करेंगे, क्या पता चलेगा कि हम अधिक देर तक बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकते। हमें जीवित रहने के लिए सांस की क्या है? आवश्यकता, ठीक ना। जब तक सांस नहीं लेंगे हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, ठीक ना। श्वसन का मतलब क्या है? तो श्वसन का मतलब है कि सांस को अंदर खींचना, ऑक्सीजन को अंदर खींचना। आगे समझो, ठीक ना। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन को सांस के माध्यम से अंदर खींचते हैं तो यह कहलाता है अंतः शोषण। क्या कहलाता है? अंतः शोषण। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं यह कहलाता है उच्छ्वासन, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, ठीक ना। जैसे मान लीजिए सांस खींचा तुम, ये क्या कहलाया? अंतः शोषण, मतलब बाहर निकला, ये क्या कहलाएगा? उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, ठीक ना। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर पल चलता रहता है। प्रत्येक जीव हमेशा अंतः शोषण और उच्छ्वसन करता रहता है, मतलब सांस अंदर बाहर करता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार बाहर शोषण करता हुआ उसकी श्वसन दर कहलाती है ना। 1 मिनट में तुम जितना बार सांस लिया यह श्वसन दर कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन दर कहलाता है। जैसे तुम 1 मिनट में 20 बार खींचा, 30 बार खींचा, 50 बार खींचा, 100 बार खींचा, जितना बार तुम खींचा वो तुम्हारा श्वसन दर कहलाता है, ठीक ना। यानी को श्वसन दर। हल्ला मत कीजिए। देखो श्वसन, श्वसन दर क्या है, ठीक ना। श्वसन दर क्या है? तो कोई आदमी 1 मिनट में जितना बार सांस ले लेता है वो क्या कहलाता है? वो श्वसन दर कहलाता है। तो कोई व्यक्ति अल्लाह कीजिए, कोई व्यक्ति 1 मिनट में, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है।
है। नहीं, कोई आदमी 1 मिनट में जितना बार सांस लेता है वह 1 मिनट में सांस लेना क्या कहलाता है? श्वसन दर। और श्वसन दर जो है प्रत्येक आदमी का क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक ना। कोई ज़्यादा बार लेता है, कोई कम लेता है, कोई धीरे धीरे सांस लेता है 1 मिनट में कम लेगा, कोई देखेगा फास्ट लेता सांस करता ना से तो वो बहुत ज़्यादा बार लेगा। सर जी अरे हल्ला मत कीजिए, हल्ला नहीं। ठीक ना। आगे अब हम लोग समझेंगे कि हम श्वास कैसे लेते हैं। सबसे पहले क्यों लेते हैं, अब अगला हेडिंग क्या, हम श्वास कैसे लेते हैं। सांस तो लेते हैं लेकिन कैसे लेते हैं, ठीक ना। तो अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानेंगे। सामान्यतः हम अपने नथुनों या नाक द्वारा वायु अंदर लेते हैं। सांस किससे लेते हैं? नाक के माध्यम से। नाक के माध्यम से हम लोग वायु को अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं। जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नमा गुहा में चली जाती है, नासा गुहा में चली जाती है ना। जब नाक के माध्यम से हम लोग सांस को अंदर खींचते रहे तो वो सांस कहाँ जाता है? नासा गुहा में। कहाँ जाता है? नासा गुहा में, ठीक ना। नासा गुहा से वायु श्वास नली में जाती है। वो नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों में जाती है। सुनो पहले फिर से। सबसे पहले क्या करते हैं, हम नाक के माध्यम से सांस लेते हैं। नाक के माध्यम से जब सांस लेते हैं तो वो सांस कहाँ जाता है? नासा गुहा में जाता है, ठीक है। ये हमारे पूरा बॉडी के बारे में बताया, ध्यान समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो सांस पहले कहाँ जाता है? नासा गुहा में। कहाँ जाता है? नासा गुहा में। फिर नासा गुहा से, ठीक ना, श्वास नली होते हुए, श्वास नली एक पाइप होता है, ठीक ना। एक क्या होता है? पाइप होता है, जिस पाइप के माध्यम से हम लोग सांस को खींचते हैं, सांस को छोड़ते हैं। नासा गुहा से श्वास नली होते हुए यह सांस पहुंच जाती है फेफड़ा में। कहाँ पहुंच जाता है? फेफड़ा में, ठीक ना। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, ठीक ना। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। और वक्ष गुहा किससे घिरा होता है? चारों तरफ पसलियों से घिरा रहता है, ढका रहता है, ठीक ना। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है, ठीक ना। जो सबसे बड़ा जो पेशीय परत है वो सबसे बड़ा पेशीय परत क्या कहलाता है? डायाफ्राम। क्या कहलाता है? डायाफ्राम। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। डायाफ्राम क्या करता है? वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है, मतलब उसको पकड़ के जकड़ के रखा हुआ, ठीक ना। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजरे की गति सम्मिलित होती है, अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, ना। जब सांस लेते हैं पसलियां ऊपर जाती है, बाहर आती है, ऊपर जाती है, बाहर आती है, ना, बाहर की ओर गति करती है। और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। पसलियां ऊपर की ओर, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ठीक ना। यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। वायु कहाँ जाती है? फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। पूरा फेफड़ा किससे भर जाता है? वायु से पूरा भर जाता है, ठीक ना। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर जाती है। उच्छ्वसन जब सांस छोड़ते हैं पसलियां नीचे जाती है, ठीक ना, और अंदर की ओर ऐसे जाती है। जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर आती है। डायाफ्राम कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। कब? जब सांस को छोड़ते हैं। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा देखो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक ना। ये तुम्हारा हो गया क्या? मुख गुहा, यानी तुम्हारा मुंह हो गया। ये तुम्हारा हो गया क्या? नसा गुहा, ठीक ना, जहाँ सांस लेने के बाद सबसे पहले यहीं जाता है। यह ग्रासनी, ग्रासनी को ही हम लोग कहते हैं, ठीक ना, ग्रासनी है, या इसको ग्रास नली भी कहते हैं। ये तुम्हारा श्वास नली, नसा गुहा सांस या श्वास नली में आता है। ये पूरा तुम्हारा फेफड़ा हो गया। क्या हो गया? फेफड़ा, ठीक ना। अंदर वाला ये पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे पिंक वाला, फेफड़ा हो गया। इस साइड ये वाला पार्ट जैसे ये दिख रहा है, ये क्या हो गया? फेफड़ा हो गया, ठीक ना। ये जो हड्डी दिख रहा है फेफड़ा वैसे हड्डी जैसा, तो वो हो गया पसलियाँ। वो क्या है? पसलियाँ। नीचे ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला, ये है डायाफ्राम। ये क्या है? डायाफ्राम। यह मानव श्वसन तंत्र, इन सब प्रोसेस से हम लोग सांस लेते हैं, हमारा श्वसन तंत्र है, ठीक ना, मानव श्वसन तंत्र। देखो यहाँ पे अब जो समझे क्या बताया, जब हम लोग सांस लेते हैं डायाफ्राम कहाँ जाती है? नीचे की ओर। यहाँ देखो वायु अंदर जाती है, वायु जब अंदर जाती है कुछ ऐसा होता है। डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। देखो डायाफ्राम कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। डायाफ्राम कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। कब? जब सांस अंदर खींचते हैं, तब मतलब जब सांस लेते हैं ये डायाफ्राम है, देखो नीचे आ रहा है ऐसे। और सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतः श्वसन कहलाती है।
जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उच्छ्वसन। क्या कहलाती है? उच्छ्वसन। तब देखो ये डायाफ्राम ऊपर की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, ठीक ना। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, पूरा गहरा सांस, वैसे पूरा गहरा सांस लिया। अपनी हथेली को उधर पे रखिए, पेट पे रखो, ठीक ना, और उधर की गति का अनुभव कीजिए कि तुम्हारा पेट कहाँ जा रहा है। देखो यहाँ पे कहाँ जा रहा है? ऊपर जाएगा। कहाँ गया? ऊपर। अब फिर क्या करो? अब फिर छोड़ो उसको। ये कहाँ आया? बाहर आया, ठीक ना, नीचे आया, ठीक। अब इसके लिए देखो एक प्रयोग दिया गया है, ठीक ना। एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन फीते के वक्त का अमाप मापिए, ठीक ना। इस माप की सारणी जो है क्या कीजिए, एक सांस लो, क्या करो, इसको मापो तुम कि तुम्हारा पहले फीता से कितना चौड़ा था। अब सांस को छोड़ो, तब मापो ये कितना चौड़ा हुआ, ठीक है। तुमको पता चलेगा जब सांस ले रहे थे ना, ठीक ना, वो क्या हो गया था? घट गया था। जब सांस छोड़े थे वो क्या हो गया? बढ़ गया। आगे दिया है अगला हेडिंग, हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। उच्छ्वसन मतलब जब सांस छोड़ते हैं उस टाइम हम लोग बाहर क्या निकालते हैं, ठीक ना। तो सब हम लोग जान रहे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। फिर भी समझो, कोई पतली स्वच्छ परखनली लीजिए, इसमें कॉर्क लगा दीजिए। एक प्रयोग दिया, एक पतला परखनली लो, उसमें क्या लगा? कॉर्क। कॉर्क मतलब एक रबर का टुकड़ा, उसमें रबर का बैंड उसमें लगा दो, ठीक ना। यदि परखनली उपलब्ध ना हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, ठीक है। कांच या प्लास्टिक का बोतल ले लो। परखनली में थोड़ा सा ताज़ा चूना का पानी भर दो ना, चूना पानी का घोल उसमें क्या करो? भर दो, ठीक है ना। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ नली को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने पानी के अंदर में डूब जाए। प्लास्टिक की नली रिफिल जैसा, ये है रिफिल होता है ना, इंक वाला पाइप रिफिल, ऐसे डालो कि चूने के पानी में डूब जाए। डूब गया। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने पानी को फूंक मारिए, तो फूको मुँह से, फूंक मारे। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है? ठीक है। क्या चूना के पानी में कोई परिवर्तन दिखाई देगा? अगर दिखाई देगा तो उसके बारे में बताओ, ठीक है। क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छादित करते हैं अथवा उसके साथ अन्य गैस भी आते हैं? कहता है कि क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही बाहर निकालते हैं कि उसके अलावा कोई और गैस भी बाहर आता है, ठीक ना। अगर आप दर्पण में उच्छावास छोड़ते हैं तो आपकी उसकी सतह धुंधली हो जाती है, ठीक ना। कभी आईना के सामने जाना, सांस से खींच के ऐसा आईना छोड़ना, पूरा आईना क्या हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा। क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है, ठीक ना। अगला हेडिंग दिया, अन्य जंतुओं में शोषण। ये तो था मानव में शोषण। अन्य जंतु, दूसरे जीव जंतु शोषण कैसे करते हैं? अन्य जंतुओं में शोषण, हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सांप और आदि पक्षी भी, ठीक ना, जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्यों के भांति फेफड़ों से शोषण करते हैं, ठीक ना। यानी कि जितना सांप हो गया, गाय, भैंस, बकरी, इन सब में भी क्या होता है? मेढक, इन सब में भी क्या होता है? फेफड़ा होता है। जिस प्रकार हमारे बॉडी में फेफड़ा होता है, इस प्रकार इन सब में भी क्या होता है? फेफड़ा होता है, ठीक ना। जीव शोषण कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आगे समझो, ठीक ना। कहता है कि क्या सभी जीव जो एक ही प्रकार से शोषण करते हैं? क्या सभी जीव फेफड़ों के माध्यम से ही शोषण करते हैं? ठीक है, आइए पता लगाते हैं। अब देख कॉकरोच के बारे में। किसके बारे में? कॉकरोच। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पार्श्व मतलब पीठ पे, ठीक है। पीठ पे क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है, ठीक ना। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। और भी जो कीट मकोड़े जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, उसके में भी शरीर में भी क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं ना। ये छिद्र छेद जो होता है वो क्या कहलाता है? श्वास रंध्र। क्या कहलाता है? श्वास रंध्र। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं ना। लेकिन छोटे छोटे कीट पतंग जो होते हैं, वो कीट पतंग में क्या होता है? तो हवा के लिए एक वायु नली होती है। क्या होती है? वायु नली होती है। और वह वायु नली क्या कहलाती है? तो वह जो है श्वास प्रणाल कहलाता है। केंचुआ के बारे में, ना, केंचुआ के बारे में कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुआ अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा, मतलब कि अपने चमड़ा। त्वचा मतलब क्या होता है? चमड़ा, ठीक ना। अपने चमड़े से क्या करता है? वो सांस लेता है। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और
श्लेष्मीय प्रतीत होता है। कि हम लोग जैसे नाक से सांस लेते हैं ना, केंचुआ नाक से नहीं बल्कि अपने शरीर से, अपने त्वचा से सांस लेता है, ठीक ना। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। मेढक में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं। मेढक में क्या होता है, मनुष्य की तरह ये क्या होता है, जैसे हमारे अंदर फेफड़े होते हैं इसी प्रकार मेढक में भी फेफड़ा होता है। वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आद्र और श्लेष्मीय होती है। मेढक दोनों तरफ सांस लेता है, ठीक ना, यानी कि वो नाक से भी सांस लेता है, फेफड़ा से और त्वचा से भी, ठीक ना। जब मेढक पानी के अंदर होता है तो वो क्या करता है, त्वचा सांस लेने लगता है, ठीक ना, और जब बाहर आ जाता है वो फेफड़ा सांस लेने लगता है। जल में श्वसन, जल में श्वसन, पानी में कोई कैसे श्वसन करता है। क्या आप जल में श्वसन कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं? नहीं, हम लोग जल में श्वसन नहीं कर सकते और जीवित नहीं रह सकते, ठीक ना। ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में भी रहते हैं और वे जल में ही सांस लेते हैं, जल में क्या करते हैं, सांस लेते हैं। मछलियों में कोलोम या गिल पाए जाते हैं। कोलोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो पूछेगा मछलियाँ किससे सांस लेती है, गिल से, गिल से उसको कहते, क्या कहते हैं, गिल से। उसको कोलोम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलोम। कोलोम बोलो या गिल बोलो। तो मछलियाँ किससे सांस लेती है, कोलोम से। किससे सांस लेती है, कोलोम से या गिल से। गिल से बोलो या कोलोम बोलो, ठीक ना। तो मछली, तो कोलोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। कोलोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं ना, ये होता है, ये होता है कोलोम, ये मछली यहाँ पे होता है कोलोम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग है ना गिल्स भी कहते हैं। यह इसका श्वसन तंत्र। कोलोम किस प्रकार सांस में सहायता करते हैं। कोलोम में रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस के विनिमय में सहायता करती है। ये क्या पादप भी श्वसन करते हैं, पादप मतलब पेड़ पौधे। तो क्या पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तो हाँ पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, ठीक ना। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, हम लोग उल्टा चलते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस से छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही सांस में लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को सांस में छोड़ते हैं, ठीक ना। दिया है यहाँ पे कि पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पूरे पेड़ में, पूरा पेड़ में क्या पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र रंध्र पाए जाते हैं और पूरा पेड़ ही क्या लेता है, सब सांस लेता है। प्रत्येक अंग, चाहे वो शाखा हो, डाली हो, ब्रांच हो, जड़ हो, पत्ता हो, फूल हो, फल हो, पेड़ का सभी अंग क्या करता है, सांस लेता है, ठीक ना। पता है कि आपने अध्याय में पढ़ा कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं, ठीक ना। यानी कि पेड़ पौधे का पत्ता जो होता है, पत्ता में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। पत्ता में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, ना। उस छिद्र को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। उसी रंध्र के माध्यम से पेड़ पौधे सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, ठीक ना। इस प्रकार ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक ना। तो हमको लगा रहा है 2-3 लेक्चर जाएगा, लेकिन ये लेक्चर 1 में ही खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।